हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी को, और हिंदी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हम। ये जो टॉपिक लिखे हुए आपके सामने, समास, अलंकार, रस, संधि, शुद्ध रूप, एक वाक्य में उत्तर, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, छंद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इन सभी टॉपिक को हम पूरी डीप में पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारा सामान्य हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर कर सके। ये 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है। पूरे 1.5 घंटे का वीडियो आपको पूरे ईमानदारी से देखना है, और वीडियो को लाइक भली मत करो, चैनल को सब्सक्राइब भली मत करो, लेकिन ये वीडियो के नोट्स ज़रूर बना लेना। अच्छे से देखना है वीडियो को, और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही ये महसूस करोगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। और यदि कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बिल्कुल आप एक बार रिवीजन करके जाइए, आपके नंबर वहाँ पर भी बढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। 1.5 घंटे में आप खुद भी पढ़ोगे ना तो भी नहीं कर पाओगे हिंदी का रिवीजन, लेकिन ये वीडियो की मदद से आप पूरा हिंदी का रिवीजन 1.5 घंटे में कर सकोगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने जैसी मोह माया वाली बातों में नहीं पढ़ूंगा, केवल लास्ट में मैं एक बार यूज़ करूंगा उसको। बाकी आप लोग खुद समझदार है। ठीक है, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा ये बहुत ही प्यारा सा सेशन। समास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। अब इनको हम डीप में समझेंगे। पहले आता है अव्ययी भाव समास। तो वह समास जिसमें प्रथम पद या पूर्व पद बोले प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रधान होने का मतलब क्या है? मतलब पहले शब्द को देखकर ही हम दूसरे शब्द की अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। दूसरे शब्द कितना पावरफुल है इसका पता कैसे चलेगा? पहले शब्द से चलेगा। ठीक है, तो जैसे प्रतिदिन है, तो दिन तो नॉर्मल भी रहते हैं, लेकिन प्रतिदिन बोल दिया मतलब हर रोज, हर दिन की बात है। ठीक है, भरपेट मतलब पेट तो है लेकिन कैसा पेट है? भरा हुआ पेट है ना। रूप तो है लेकिन कैसा रूप है? अनुरूप है, मतलब जैसा चाहिए था वैसा ही है, अनुरूप है ये। ठीक है, संभव तो है लेकिन कैसा संभव? यथा संभव, जैसा भी संभव हो वैसा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दूसरा शब्द है वो पहले के इंतजार कर रहा है, पहले का, कि पहला शब्द क्या बोलना चाह रहा है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार का समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद होता है हमारा प्रधान। समझ गए? बड़े आगे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होते हैं 6 प्रकार के। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदाय तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखो इनको पहचानते कैसे? कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें बीच में को आएगा, जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मतलब जब इसका समास विग्रह करोगे तो बीच में जो शब्द आ रहा है उससे आप इसको पकड़ोगे कि ये कौन सा समास है। तत्पुरुष तो है लेकिन कौन सा है तत्पुरुष में, है ना। कर्म तत्पुरुष मतलब को आएगा बीच में। करण तत्पुरुष मतलब से आएगा बीच में। बीच में क्या आएगा? से। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। मन चाहा, मन से चाहा। समास विग्रह बहुत आसान होता है, तो आप कर लोगे, और बीच में जो शब्द आ रहा है उससे पकड़ लेना कि कौन सा तत्पुरुष समास है। संप्रदाय तत्पुरुष समास, तो बीच में आएगा के लिए, जैसे प्रयोगशाला तो प्रयोग के लिए शाला, और गौशाला गो के लिए शाला। ठीक है, बीच में यदि के लिए आए तो संप्रदाय होगा वो। आगे बढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष, बीच में आएगा से, लेकिन यहां पर से और ये वाला से, इसमें अंतर है। ये अपादान तत्पुरुष में जो से आएगा ना, वो अलग होने का भाव करेगा, मतलब वो चीज जो है आपसे जा रही है। जैसे धनहीन तो धन से हीन, धन खत्म हो गया। गुणहीन, गुण से हीन, गुण है ही नहीं, है ना। तो से आ जाए तो अपादान तत्पुरुष समास। समझ में आया? जिसमें अलग होने का भाव रहे। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध मतलब संबंध बताने वाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। संबंध बता रहा है कि आज्ञा तो है लेकिन किसकी आज्ञा है? राजा की आज्ञा है। पुत्र तो है, किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है। तो ये संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास आएगा। काके की आता है इसमें। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में या तो बीच में में आना चाहिए या तो पर आना चाहिए। जैसे शोकमग्न, शोक में मग्न, और आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, ये 6 तत्पुरुष समास थे। तो इसको ऐसे याद कर लेना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदाय के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की या अधिकरण में पर। आगे सब कर्म को
कर्म मतलब कर्म तत्पुरुष आएगा तो बीच में को आएगा। करण से या के द्वारा मतलब करण आएगा तो से या के द्वारा आएगा। संप्रदाय के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की या अधिकरण में पर। तो ये थे हमारे 6 तत्पुरुष समास। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है द्विगु समास। यदि द्विगु मतलब क्या होता है, जब भी पहला पद यदि संख्यावाचक मिले, आपको पहला पद संख्यावाचक मिले तो इसका मतलब है कि वो द्विगु समास है। ठीक है, जैसे सप्तऋषि तो पहला पद यहाँ पर आया 7, 7 मतलब है संख्यावाचक मतलब द्विगु समास। दोपहर में 2 आया, 2 मतलब संख्यावाचक है मतलब द्विगु समास। त्रिलोक में 3 आया, 3 मतलब संख्यावाचक मतलब द्विगु समास। चौराहा में 4 आया संख्यावाचक द्विगु समास। नवरात्र में 9 आया, 9 मतलब संख्यावाचक द्विगु समास। सप्ताह में 7 आया, 7 मतलब संख्यावाचक मतलब द्विगु समास। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास मतलब जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तो इसको बोलेंगे हम द्वंद्व समास। बीच में डैश भी आता है और समास विग्रह करने पर और आता है तो इसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे नदी नाल है तो नदी नाले का समास विग्रह क्या होगा, नदी और नाले। पाप पुण्य का क्या होगा, पाप और पुण्य। देश विदेश में बीच में डैश आ गया और देश और विदेश बोलेंगे हम। खरा खोटा बीच में डैश आया और खरा और खोटा। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। ठीक है, या भी आता है इसमें ठंडा या गरम, है ना। तो ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व, संख्यावाचक हो तो द्विगु, पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव, और तत्पुरुष में वो 6 प्रकार के आते हैं। वो पूरा सेंटेंस याद आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास जब किसी तीसरे का बोध हो, मतलब पढ़ के आपको तीसरे का बोध हो, तीसरे व्यक्ति के बारे में समझ आए, भगवान का संबंध समझ में आए तो समझ जाना वहां पर बहुब्रीहि समास है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर हमने पढ़ा है गणेश जी का। लंबा है उदर जिसका, तो हम जानते हैं ये कौन है, गणेश जी है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके, तो वो रावण है। महावीर, महान वीर है जो, तो महान वीर कौन से है, महावीर मतलब हनुमान जी है। तो तीसरे का बोध हो रहा है ना इससे, मतलब हम पढ़ रहे हैं समास का विग्रह कर रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है कि यार ये तो ये है, ये तो ये इंसान है। तो इसका मतलब है कि जब तीसरे का बोध हो तो वहां पर कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। प्रधानमंत्री, वो शब्द है प्रधानमंत्री लेकिन उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि मंत्रियों में जो प्रधान है, मंत्रियों में प्रधान है जो, वो है प्रधानमंत्री। तो ये भी किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी समास है कर्मधारय समास। पदों के मध्य में यदि हे जो या के समान आ जाए, हे जो या के समान आए, पदों के बीच में समास विग्रह किया आपने और हे जो या के समान आ जाए तो वो कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, तो के समान आया, कमल के समान चरण। ठीक है, लाल मणि, लाल है जो मणि, तो यहां पर है जो आया। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, और महापुरुष, महान है जो पुरुष। समझ में आ गया। तो ये है हमारा कर्मधारय समास जिसमें हे जो या के समान आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, है ना। तो क्वेश्चन को करते हैं। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने एक बार थ्योरी समझ लिया तो क्वेश्चन कोई दम वाली बात नहीं होती है, देखेंगे आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिफला में निम्न में से कौन सा समास है। देखो मैंने बताया था आपको कि जब भी संख्यावाचक आ जाए तो वहां पर होता है द्विगु समास। ऑप्शन में नहीं है, द्विगु समास आएगा इसका, फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें लिखा नहीं है, द्विगु समास आएगा। ठीक है, क्योंकि संख्यावाचक आ गया। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी, फिर से 5 आ गया, फिर से द्विगु समास। ठीक है, एकदम सिंपल है समास, आप देखते से पहचान जाओगे एग्जाम में, मुझे ऐसा भरोसा है बस। लेकिन एक बार थ्योरी को आप लिख लेना, पढ़ लेना उसको। आगे बढ़ते हैं। पंच तत्व में कौन सा समास है, फिर से पंच आ गया, मतलब संख्यावाचक मतलब द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। हर फन मोला, हर फन मोला का समास विग्रह करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे समास पूछेगा या समास विग्रह करने को देगा। ठीक है ना, दोनों ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। हर फन मोला मतलब हर फन में मोला, पहला ही वाला सही हो जाएगा, हर फन में मोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश निर्वासित का समासिक विग्रह क्या होगा, देश निर्वासित मतलब देश से निर्वासित, देश से निर्वासित ढूंढ लो, सेकंड नंबर है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। राह खर्च का सामासिक विग्रह। अब राह खर्च जब हम बोलते हैं तो राह के लिए खर्च बोलते हैं ना, कि राह का खर्च बोलते हैं, राह के लिए खर्च, राह में जो लगेगा उसके लिए खर्च चाहिए, तो राह के लिए खर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ, हाथों में हाथ। ठीक है, तो
हाथ तो है लेकिन किस में है, हाथों में है, तो हाथ नॉर्मल भी है लेकिन कैसे हाथ है, हाथों में हाथ है, तो ये पहला शब्द प्रधान हो गया, मतलब अव्ययी भाव समास है इसमें। ठीक है, बढ़े आगे। चौमासा में कौन सा समास है, अब चौमासा है, चौमासा मतलब द्विगु समास क्योंकि संख्यावाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा, तो रामानुज, राम का अनुज। ठीक है, राम का अनुज। अच्छा, इसमें मेरे को आप ये बताएंगे कि ये अगर समास पूछता तो कौन सा समास होता रामानुज में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। मृग नयन का सामासिक विग्रह क्या है, तो मृग नयन मतलब मृग रूपी नयन। नयन का सामासिक विग्रह क्या होगा, मृग रूपी नयन होगा। ठीक है, नयन रूपी मृग, ये तो फालतू बातें हैं, सब ऊपर के ऑप्शन देख के रिजेक्ट कर दोगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा, तो जल को पीने की इच्छा रखने वाला, वही तो होगा जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा रखने वाला, है ना, जल को पीने की इच्छा रखने वाला, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल को पीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तन मन धन का सामासिक विग्रह, तो सिंपल है, तन मन और धन, बाकी ऑप्शन देखना है ध्यान से, है ना, तन मन और धन, पहला वाला सही है हमारा, तन मन और धन। आगे बढ़ते हैं। सेठ साहूकार का सामासिक विग्रह क्या है, तो सेठ साहूकार का क्या होगा, सेठ और साहूकार, सेठ और साहूकार इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। चिड़ी मार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो चिड़ी मार का क्या होगा, चिड़ी को मारने वाला, तो चिड़ियों को मारने वाला है ऑप्शन में, जी बिल्कुल, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह क्या होगा, दत्त मतलब देना, तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ही हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। ठीक है, ईश्वर दत्त मतलब ईश्वर द्वारा दिया हुआ। आगे बढ़ते। नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे कि नर नारी में कौन सा समास है, देखिए आप समझे कि नहीं बात को। ठीक है ना, तो ये था हमारा समास वाला टॉपिक। अब आगे बढ़ेंगे हम अलंकार। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो अब ये हमारा दूसरा टॉपिक है अलंकार। अलंकार मतलब क्या, आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं अलंकार, और ये होते हैं दो प्रकार के। पहला है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार, जिसमें शब्दों का महत्व हो ऐसे अलंकार को शब्दालंकार बोलेंगे, जिसमें अर्थ का महत्व हो तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहेंगे। ठीक है, देखिए शब्द अलंकार पहले देखते हैं हम। अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। वर्णों की आवृत्ति बस याद रखना कि अनुप्रास अलंकार होता है। और शब्दों की आवृत्ति हो तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यदि एक ही शब्द है लेकिन उसके कई सारे मतलब निकले तो इसमें होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हम। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर ऊपर वाले में आप देखो च की आवृत्ति बार बार हो रही है, च च च आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, च की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, और वर्ण की पुनरावृत्ति जब भी होती है तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखो घटा जो शब्द है ना, ये दो बार आया है और एक जैसा शब्द है, तो जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। एक वो कनक कनक तेसो गुनी मादकता या अधिका वा पाए बोरा या वा खाए बोरा है वाला एग्जाम्पल भी आपने सुना होगा, तो वहाँ कनक कनक आ रहा था, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर ये पानी शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन पानी का जो शब्द तो एक ही है पानी, लेकिन उसके जो अर्थ है वो अलग अलग है। कहीं पर मोती का है, कहीं पर मानुष मतलब मनुष्य का है, कहीं पर चूने का यूज है उसमें। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक, तो ऐसे में श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अर्थ अलंकार की तरफ। समझ गए होंगे ये शब्दालंकार। अर्थ अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, तो ये मेन अलंकार हैं 8। उपमा अलंकार, जिसमें तुलना की जाए, दो वस्तुओं की यदि तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पर उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल से समझेंगे और अपन आगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुलना करे तो उपमा अलंकार। रूपक अलंकार मतलब निष्ठा बोल दे, कोई अंतर ही ना छोड़े,
निस्ता बोल ही दिया कि मुख जो है वो चंद्रमा ही है, खिलौना जो है वो चंद्रमा ही है, तो ऐसे में होता है रूपक अलंकार, निस्ता ही बोल दे तो। ठीक है, इसको निस्ता अलंकार भी बोलेंगे अब अपन। रन स्टडी वाले सब क्या बोलेंगे, इसको रूपक अलंकार नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, निस्ता अलंकार बोलेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर संभावना व्यक्त हो कि दो वस्तु है और उसमें ऐसा लग रहा है कि यार, लग तो रहा है यार, संभावना तो लग रही है कि ये भी तो हो सकता है, तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे मानो चंद्रमा के समान हो, मुख मानो चंद्रमा के समान हो, तो मुख मानो, मानो मतलब क्या, मानो मतलब हो गया कि आपने संभावना व्यक्त की है, मान रहे आप। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब खूब फेंके, जैसे अपने दोस्त भी रहते हैं खूब फेंकते, कोई कोई से ऐसे दोस्त रहते जो खूब फेंकते, तो उनको अतिशयोक्ति दोस्त बोलेंगे अपन आपसे। ठीक है ना, अतिशयोक्ति फ्रेंड्स। विभावना अलंकार क्या होता है, फोकट में ही थक रहे। विभावना अलंकार का मतलब होता है कि कारण के ना होने पर भी काम हो, तो इस प्रकार का अलंकार होता है विभावना अलंकार। जैसे भर्ती नहीं आई फिर भी दौड़ रहे, रनिंग कर रहे, तो ये कौन सा होगा, भर्ती मतलब कारण हो गया भर्ती, और दौड़ना मतलब ये अपना कार्य हो गया। तो भर्ती के नहीं आने पर भी थक रहे, तो बोलेंगे वहां विभावना अलंकार है। भर्ती आ गई फिर भी दौड़ने नहीं जा रहे, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। काम होने पर भी नहीं थक रहे, तो विशेषोक्ति अलंकार, मतलब कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। संदेह अलंकार, समझ नहीं पड़ रही कि क्या चीज है ना, दो चीजों में इतना भयानक कंफ्यूजन हो गया, एक जैसी लग रही है चीजें, समझ नहीं पड़ रही कि कौन है कौन आखिर, तो वहां संदेह अलंकार होगा। और मानवीकरण अलंकार मतलब यदि प्रकृति से संबंध बता दे तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, प्रकृति की कोई सी भी चीज से संबंधित कोई भी वर्ड आपके यदि अलंकार के उसमें आ गया तो समझ जाना वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, एग्जाम्पल से समझते। चांद सा सुंदर मुख, अब सा बोला है मतलब चांद के समान मुख, कैसा मुख, चांद के समान, सुंदर तो है लेकिन कैसा सुंदर है, चांद के समान सुंदर है। ठीक है ना, तो यहां पर तुलना हो रही है ना, सुंदरता की तुलना हो रही है, किससे हो रही है, चंद्रमा से तुलना हो रही है, इसलिए यहां पर जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल है, कमल सा कोमल, कोमल तो है लेकिन कैसा कोमल है, कमल सा कोमल है, तो यहां पर भी तुलना हो रही है। उपमा अलंकार को पहचानने का एक और तरीका है कि ये शब्द यदि आपको दिख जाए, जो, सम, सा, सी, तुल्य, नाई, तो यहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला है रूपक अलंकार, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैंने क्या बोला, रूपक मतलब होता है निष्ठा अलंकार। अब जो कृष्ण जी है वो मैया से बोल रहे हैं कि मेरे को चंद्र खिलौना ही चाहिए, जो चांद है वही खिलौना चाहिए, तो कोई तुलना तो करी नहीं, कोई संभावना तो व्यक्त हुई नहीं, तो यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार, जो चंद्रमा है उसको ही निष्ठा बोल दिया कि ये खिलौना है मेरा, है ना, तो रूपक अलंकार होगा वहां पर। समझ में आया। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब मुख मानो चंद्रमा हो, अब यहां पर मान लिया मतलब संभावना व्यक्त हो गई, तो संभावना जब व्यक्त होती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें ये शब्दों से भी आप पहचान सकते हो, मानो, मनु, मनुहु, मनो, जनु, जानो, ऐसे शब्द यदि आपको दिख जाए तो डायरेक्ट लगा देना उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये तीन अलंकार थे, आगे बढ़ते हम। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए राक्षस भाग। अब यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा लग रहा ना कि अतिशोक्ति हो रही है कुछ ज्यादा ही, कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई और लंका पूरी की पूरी जल गई, तो अतिशोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पग के चल रहे, बिना कान के ही सुन रहे, है ना, बिना किसी कर्म के ही कई सारी विधि कर रहे, मतलब बिना कारण के ही फोकट में विधियां हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना काम के मतलब क्यों थकरे वाली बात हो गई, तो क्यों थकरे किस में होता है, हमारा विभावना में होता है। ठीक है, अब अगला, नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है तब भी प्यास नहीं बुझती। ठीक है, अब कारण तो है, प्यास कारण तो है लेकिन काम नहीं हो रहा, प्यास तो बुझ ही नहीं रही तो काम तो हो ही नहीं रहा, तो काम नहीं होता है, तो ऐसे में विशेषोक्ति अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार अपना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे सब। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो। अब हम कर रहे हैं, हमारे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि तुम तीन देव में को नर नारायण या की दऊ। अब इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा था,
तो अब इसमें क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। देखो कि तुम तीन देवों में को, तीन देवों में से कौन से देव हो तुम, नर नारायण या कि दो। ठीक है, नर नारायण या कि दो ही हो। ठीक है, तो इसमें संदेह हो रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा संदेह अलंकार। पहला कौन सा होगा, संदेह अलंकार। जब भी संदेह व्यक्त हो तो संदेह अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब साकेत नगरी है ये, ऐसा साकेत नगरी की कोई परिचय करवा रहा है कि देख लो भैया साकेत नगरी है ये, और वो स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरण धरत चिंता करत, भावे नींद न सोर। सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचार चोर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो सुबरन है इसको खोजत फिरत है ना, कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। इन तीनों के लिए इस चीज का मतलब अलग अलग है। ठीक है ना, तो एक शब्द है, मतलब अलग अलग है। कवि के लिए जो उसकी कलम है वो सबसे मेन होती है ना, उसको खोज रहा है। ठीक है, शब्दों को खोज रहा है कवि। व्यभिचारी, व्यभिचारी कामना में लिप्त होता है, उसकी कामना कैसे शांत हो, बस उसको उससे मतलब होता है। चोर को उसे चोरी कहाँ करना है उससे मतलब होता है। तो यहाँ पर आएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानुषून में कौन सा अलंकार है, तो मोती मानुषून ये हम पहले भी देख चुके कि इसमें जो अलंकार होगा ये श्लेष अलंकार की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली सा जीवन है व्यस्त, अब यहाँ पर सा आ गया, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी सा आ जाए, सा मतलब पहली सा, पहली के समान, मतलब वो तुलना करके बता रहा है कि पहली सा जीवन है, तो यहाँ पर तुलना हो रही है तो उपमा अलंकार होगा, है ना। तुलना होती है तो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बसती, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बसती। तो यहाँ पर देखो क की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, क की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर इसलिए पुनरावृत्ति हुई मतलब अनुप्रास अलंकार आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं हम। दखी दोपहरी घाम की, छाहो चाहती छाह में निम्न में से कौन सा अलंकार है। दखी दोपहरी घाम की, छाहो चाहती छाह, चाह की, चाह है छाव की। और यहाँ पर देखो आप द का कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है और छ की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को तुम हे घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन हे प्रिय, दिर क्यों पकड़त पाए। ठीक है, को तुम हे घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन हे प्रिय, दिर क्यों पकड़त पाए। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें होगा वक्रोक्ति अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। मतलब जो वक्ता है वो भिन्न अर्थ निकाले। वक्रोक्ति अलंकार कब होता है, जब वक्ता भिन्न अर्थ निकालता है तो वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर होगा वक्रोक्ति अलंकार। कैसे, को तुम हे घनश्याम हम, वो बोले कौन हो तुम, तो बोले हे घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, तो इतने बरस से कहाँ गए थे। नहीं मनमोहन है प्रिय, तो वो बोलता है नहीं मनमोहन है प्रिय, दीर्घ क्यों पकड़त पाए। तो वो अलग अर्थ निकाल रहा है, सामने वाला बोल कुछ और रहा है, सुनने वाला कुछ और सुन रहा है, तो इसलिए श्रोता कुछ और अर्थ निकाल रहा है ना। मतलब वक्ता कुछ और बोले, श्रोता कुछ और समझे, तो वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अत खुला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आप देखो यहाँ पर ये आखिरी की लाइन में आपको ज्यो मिला है ना, ज्यो। और जो हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो जो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार में। जो पढ़ा था ना, जो जनु मानहु जनु, है ना, जो जनहु, ये मैंने आपको बोला था। तो ये किस में होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत में बताना है अपने को कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखो हरिपद कोमल कमल से, हरिपद जो है वो कोमल है और कैसे कोमल है, कमल से कोमल है, तो यहाँ पर तुलना हो गई, तुलना मतलब उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते। बाल बली सुखी सुखद इही रुखे रुख धाम, फेरी डढ़ी कीजिए सुरस साची घनश्याम में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर ब शब्द की पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही है, ब शब्द की पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है ब शब्द की पुनरावृत्ति, तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते। राधा के वर वन सुनी चोनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिश्री मुरी सुधा रही सकुचाए, इसमें कौन सा अलंकार है ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर भी देखो व की पुनरावृत्ति हो रही है, च की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वर्णों की पुनरावृत्ति मतलब अनुप्रास अलंकार यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कंकण किंकिण नुपुर दुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ठीक है, अब यहाँ पर भी क की पुनरावृत्ति आप देखने को मिल रही होंगी आपको, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है ना, मतलब एक जैसे क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बोरात जगवा पाए बोराय, इसमें कौन सा अलंकार है। कनक कनक आया, शब्दों की पुनरावृत्ति मतलब यमक अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनो कठिन आंगन चली ताते रातों पाए, अब यहाँ पर आ गया मनो, है ना, मानो मनहू जनो जानहू, यहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो दीप है यहाँ पर दीप, तो दीप एक देखो, एक तो उजाला करने वाला दीप होता है और एक होता है जो घर का जो चिराग है, मतलब लड़के को जो बोला जाता है दीप, है ना। तो यहाँ पर दीप का मतलब अलग अलग निकल रहा है ना, शब्द एक ही मतलब अलग अलग निकल रहे, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार, एक शब्द के अलग अर्थ निकले तो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये था आपका अलंकार। अब एक कठिन कर लिया, अब आसान टॉपिक कर रहे हैं हम। विलोम शब्द है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको बड़े ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, लिखते रहना है साथ में। ठीक है, ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द हमको बताना है। ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टे शब्द होता है। ठीक है, जैसे दिन बोला तो रात उसका उल्टा हो जाएगा, हार बोला तो जीत उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यदि शुद्ध बोला तो अशुद्ध उसका उल्टा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ओजस्वी का उल्टा क्या होगा, तो ओजस्वी का उल्टा होगा ओजहीन। ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। देखो इसमें केवल मात्राओं का खेल है ना, मात्राओं का ऑप्शन ऐसे दिए है व्यापम ने कि बस मात्राएं अलग अलग कर दी है, तो आपको मात्राओं भी अच्छे से देख के जाना है वहाँ पर। विलोम शब्द के लिए मात्राओं सहित अच्छे से देख के जाना है, तो ओजहीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओछा का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। ओछा का विलोम बताना है तो तुच्छ होगा ओछा, ओछा का विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है, सब लगा देंगे इसको। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त का विलोम क्या होता है, तो एकाग्र चित्त का विलोम होगा, एकाग्र चित्त मतलब जो मन है वो एकदम एकाग्र है, कहीं कहीं दूसरी जगह नहीं लगा हुआ है, तो उसका क्या होगा, अन्य जगह मन लगा हुआ है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य मन मनस्क। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क कौन सा है, ये वाला सेकंड वाला, अन्य मनस्क हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। औचक का विलोम, औचक मतलब होता है अचानक, और अचानक मतलब उसका विलोम क्या हो जाएगा, अक्सर। नॉर्मल बात क्या हो जाएगी उसकी, अक्सर। ठीक है, औचक निरीक्षण आपने सुना होगा, और एक अक्सर निरीक्षण हो रहा है, तो अक्सर वाला नॉर्मल हो गया, औचक मतलब बड़ी बात हो गई। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मठ का विलोम बताना है, तो कर्मठ का विलोम निठल्ला होगा। कर्मठ मतलब अपने काम के प्रति निष्ठुर है, मतलब ईमानदार है, और कर्मठ है मतलब कर्म करने में विश्वास रखता है, और निठल्ला मतलब होता है फोकट। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कथनी का विलोम बताना है, तो कथनी करनी दोनों साथ में बोली जाती है, कथनी करनी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्कश, कर्कश मतलब जो कानों को चुभे, और उसका उल्टा क्या होगा, मधुर। अब यहाँ पर मधुर की आपको मात्रा याद रखना, मधुर मतलब क्या होता है, छोटी की मात्रा आती है मधुर में, ध में छोटी की मात्रा, मधुर। ठीक है,
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एप का विलोम बताना है, एप का, तो एप का विलोम आएगा खूबी। खूबी जो है वो एप का विलोम आएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐच्छिक का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? ऐच्छिक मतलब अनैच्छिक। ऐच्छिक का विलोम क्या होगा? अनैच्छिक। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रूपता का विलोम बताना है, तो एक रूप उसका विलोम क्या होगा? अनेक रूप। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कमान का विलोम बताना है, कमान, तो कमान का विलोम हो जाएगा तीर, तीर कमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण का निम्न में से कौन सा विलोम होगा? करुण का विलोम होगा निष्ठुर, और निष्ठुर में मात्रा कौन सी? छोटे वाली, तो निष्ठुर आएगा इसका करेक्ट, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एहतियात का विलोम आएगा एहतियात, एहतियात बरतना और लापरवाही बोलते हैं, तो विलोम क्या हो जाएगा? लापरवाही। एहतियात का विलोम क्या हो जाएगा? लापरवाही, ठीक है। तो ये हमारे विलोम शब्द थे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना इसको, ठीक है। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स रस। रस क्या होते हैं? साहित्य के पठन पाठन से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य शास्त्र में रस कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि जब हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम कोई साहित्य पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ते टाइम जो हमें अनुभूतियाँ हो रही है वही रस है, ठीक है। रसों की जो संख्या है वो स्थायी भाव के अनुसार 9 मानी गई है, और भरत मुनि के अनुसार इसकी संख्या है 8। उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। और विद्वानों के अनुसार वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11 है विद्वानों के अनुसार वर्तमान में रसों की संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम रस देखेंगे, और रस के स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं वो सभी को हम जानते हैं। पहला जो रस है उसका नाम है श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव आपको याद रखना है रति। हास्य रस, हास उसका स्थायी भाव होता है। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अब एक बार मेरे साथ दोहराना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का है हास, करुण का है शोक, वीर का है उत्साह, और रौद्र का है क्रोध। ये स्थायी भाव पूछे जाते हैं। 5 हो गए, 6 और बचे। तो 6 कौन कौन से? भयानक, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्य, और भक्ति का भक्ति। ये टोटल 11 रस है। तो फिर से दोहरा देते हैं हम। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुस्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्य, और भक्ति का भक्ति, ठीक है। ये सभी रस आपको और इसके स्थायी भाव सभी याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। रस के अवयव या अंग, तो रस के अवयव या अंग आपको याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी भाव, जिसको मुख्य या प्रधान भाव भी कहते हैं। दूसरा आता है विभाव, जिसके कारण भाव हो, जैसे नायक नायिका परिस्थिति, इनके कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम बोलते हैं विभाव। अनुभाव होते हैं मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार, मतलब जैसे यदि हमको डर लग रहा है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, तो बाल खड़े हो जाते हैं ना, रुए खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते, तो वो है हमारा अनुभाव। और इनकी संख्या कितनी है? 8 है इनकी संख्या। संचारी भाव, मन में संचरण करने वाले जो भाव रहते हैं उनको बोलते हैं संचारी भाव, और इनकी संख्या है 33। संख्या भी याद रखना, अनुभाव की 8 संख्या है और संचारी भाव है 33, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब एग्जाम्पल देखना है हमको, तो देखो एग्जाम्पल देखते जाएंगे, और इसमें जो रस है ना, ये पूरा आप ये मान के चलिए कि आपको भावनाओं को समझना उनकी, कि वो बोलना क्या चाह रहा है। वैसे तो ये पूरा आपके शब्दों पे निर्भर करता है कि आपको कितने शब्दों का नॉलेज है, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा कि कुछ भी नॉलेज नहीं है, और यदि कुछ भी शब्दों का नॉलेज नहीं है फिर भी इसको आपको कैसे सही कर सकते हैं आप, ये अपन देखेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारा। हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दीनी अति अति आगी है, आरत पुकारत स भारत ना को काहू, व्याकुल जहाँ सुखता लोग चले भागी है। यह हमारा एग्जाम्पल है। तो देखो इसको पढ़ के अपने को समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पोरी, अगार पोरी, यहाँ से अगार मतलब आप बोल सकते हो कि आग पड़ी हुई है ना। खोरी खोरी दोरी दीनी अति अति आगी है, खोरी खोरी दोरी दीनी, दोरी मतलब दौड़ना हो सकता है कि दौड़ रहे हैं सब। आरत पुकारत सब भारत ना को काहू, आरत पुकारत, पुकारत मतलब सब पुकार रहे हैं, और व्याकुल जहाँ सो,
तहाँ लोग चले भागे। व्याकुल पूरा जहाँ व्याकुल है और वहाँ के लोग जो भागे जा रहे हैं, तो ये ऐसा कब हो सकता है जब कुछ भयानक सा हो रहा हो, है ना। तो इसमें कौन सा रस आ जाएगा, भयानक रस इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। कुछ शब्दों को पकड़ लेना है और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करना है और फिर उसके आधार पर आपको लगाना है कि कौन सा रस हो सकता है। तो ये यहाँ पर होगा भयानक रस। ठीक है, आगे बढ़ते। आजू की छबीली छवि छटा चित्त बेधि रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भई है। तो छबीली छबी मतलब ये आप समझ जाइए कि इसका श्रृंगार से कुछ ना कुछ लेना है। छवि की बात हो गई ना, छवि मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं श्रृंगार की बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। इसी प्रकार से आपको भी एक शब्द पकड़ लेना है और उसके आधार पर उसका अर्थ निकालने की कोशिश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है स्थायी भाव, निर्वेद है। बाकी के ऑप्शन देखोगे तो यदि नहीं पढ़ा होगा तो जरूर लगा सकते हो कि शांत का शांति हो सकता है, सन्नाटा हो सकता है, खामोशी हो सकता है, लेकिन सही आंसर है निर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, तो भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक भक्ति। क्या है भक्ति रस का स्थायी भाव, ईश्वर विषयक भक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलकत कान्ह घुटुरुवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। अब ये जहाँ पर कहना की बात आ जाएगी ना, कहना की बात जहाँ पर भी आ जाएगी, समझ जाना वात्सल्य रस वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कौन सा रस है, वात्सल्य रस है, क्योंकि माँ और पुत्र के बीच में ये प्रेम की व्याख्या करता है, इसलिए वात्सल्यता का भाव होता है माँ और पुत्र के बीच में, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस आएगा। ठीक है, आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है। भोहनी त्रासती मुख नटती, अखनी सो लपटाती, एची छुड़ावती इची कर, आगे आवती जाती। अब यहाँ पर भी मुख की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है, बोह की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर श्रृंगार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, श्रृंगार की बात हो रही है। समझ गए, 3 शब्दों को हमने पकड़ा था यहाँ पर और लगा कि श्रृंगार जैसा कुछ माहौल है, तो श्रृंगार रस इसमें करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भक्ति की बात है, सिंपल सी बात है कि भक्ति हो रही है भैया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हम। मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, करम वचन अरुही ते, सहस बाहु दस बदन आदि नप, बचे न काल बलीते। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें देखो मन पछता रहा है। अब जब पछतावा ही हो गया तो उसके बाद, पछताने के बाद अपने पास रहता क्या है, ना तो गुस्सा आता है ना। पछतावा मतलब अपने खुद पे पछतावा हो रहा है, तो उस टाइम पे मन कैसा हो जाता है, हम कैसे हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं उस टाइम पे। जब भी मन पछताए, अवसर बीत गया है, तो हम कैसे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। समझ में आ गया किस प्रकार से करना है आपको रसों को। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है, तो विस्मय आएगा अद्भुत रस का स्थायी भाव। देखो ऑप्शन कितने अच्छे देता है व्यापम, कि अनोखा, विलास, भयानक नहीं पढ़ा हो, अद्भुत रस का अनोखा कोई भी लगा देगा, लेकिन इसका करेक्ट क्या होता है, विस्मय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। ठीक है, तो इसमें आप समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है वो। वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। देखो यहाँ पर आ गया छवि, हमारा एक ही शब्द हमने पकड़ा है, केवल छवि। छवि से कौन सा आ जाएगा, श्रृंगार रस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीतम द्रग मीरच मीचत पिया, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रीतम आ गया है। प्रीतम मतलब प्रीतम से श्रृंगार, प्रीतम के लिए तो श्रृंगार किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्रृंगार रस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अति मलिन वश भानु कुमारी, हरिशम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच ना धुआवत सारी। अति मलिन वश भानु कुमारी, कुमारी आ गई है, कुमारी के लिए क्या होता है, श्रृंगार होता है, तो इसलिए अति मलिन वर्ष भानु कुमारी, हरिशम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच ना धुआवत सारी। ठीक है, तो इससे करेक्ट आंसर होगा श्रृंगार रस। समझ में आया, कुमारी आ गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। बोरो सबे रघुवंश कुठार, की धार में बारन बाजी,
सरतही सरतही, बाण की वायु उड़ान के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थही। ठीक है, तो इसमें देखो रघुवंश कुठार की धार, रघुवंश कुठार की धार कर रहे हैं, और जब भी धार होती है तो ऐसा कब होता है, जब बहुत ही गुस्सा आ रहा हो, मतलब रौद्र रस की बात हो रही है। यहाँ पर कौन से रस की बात हो रही है, रौद्र रस की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़। और जे टेक धरी मन माही, ना चाही हो को करो बहु तेरो, धाक यही है युधिष्ठिर की, धन धाम तजो पे बोलन फेरो। युधिष्ठिर की बात हुई है यहाँ पर, तो युधिष्ठिर कौन था, युधिष्ठिर एक वीर योद्धा था, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वीर रस की बात हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वीर। युधिष्ठिर कौन था, वीर था। हमने एक शब्द पकड़ा इसमें, युधिष्ठिर। ठीक है, आगे बढ़ते हम। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दये दस माथ, सो संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। इसमें कौन सा रस होगा ये आपको बताना है। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दये दस माथ, सो संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। इसमें भी वीर रस होगा। सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत, खीत जी बही श्यार, अति आनंद उर घारत। देखो जीभ को खींच रहा है, श्यार जो है वो जीभ को खींच रहा है। अब सोचो, आपको पढ़ते टाइम ही इसको ऐसा लग रहा होगा कि अरे, है ना, तो बड़ा खतरनाक सा, तो इसलिए इसका क्या आएगा, विभत्स, विभत्स रूप में लग रहा है वो, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा विभत्स। ठीक है, तो ये हमारे रसों के एग्जाम्पल थे। हमने रसों को समझा, उसको कितने प्रकार के रस होते हैं, पहले थे 9 प्रकार के, अब हो गए हैं 11 प्रकार के, और भरत मुनि का पूछे तो 8 प्रकार के। ठीक है, ये रस थे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ हमारे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं एक आसान टॉपिक, पर्यायवाची शब्द बताने हैं हमें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये इनिशियल लेवल पे पूछे गए पर्यायवाची के शब्द है, और व्यापम में इसी प्रकार के पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। हम एसआई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बात करें यदि, तो उसमें भी इसी प्रकार के हिंदी में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको व्यापम में पिछले साल जितनी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उन सभी के पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और हर पेपर की हिंदी आपको करना है। यदि आपको एसआई में अच्छे मार्क्स लाना है 70 में से, तो आपको पूरा करके जाना चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है हमको। तो तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द आएगा सर, सरोवर, ताल, जलाशय। सरोवर, ताल, जलाशय, ये 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, सरोवर, ताल, जलाशय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है हमको। तो भू, भूमि और धरती, ये 3rd वाला ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, भू, भूमि, धरती। ठीक है, आगे बढ़ते। दुख के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। दुख के लिए, तो दुख का क्या होता है, कष्ट होता है, क्लेश होता है और वेदना, ये तीनों ही आपने सुन रखे होंगे। कष्ट, क्लेश, वेदना, ये दुख के पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते। दुष्ट के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दुष्ट के लिए, दुष्ट को दुर्जन भी कहा जाता है, अधम कहा जाता है और नीच कहा जाता है। तो 2nd वाला ऑप्शन करेक्ट है, दुर्जन, अधम और नीच। दुर्जन, अधम और नीच, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमल के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कमल के लिए हो जाएगा, तो राजीव बोला जाता है कमल को, नीरज बोला जाता है और सरोज, सरोज बोला जाता है। तो 3rd वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, राजीव, नीरज और सरोज। ठीक है, देखो थोड़ा सा ही अंतर है, केवल यहाँ पर सरोज लिख दिया है, ऊपर संजीव लिख दिया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग तो इसमें लगाना नहीं था, थोड़ा सा अंतर था बस इसमें। तो आपको एग्जैक्ट यदि पता होगा तो ही आप इसको लगा पाओगे। पर्यायवाची शब्द इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते। घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है। घोड़ा के लिए, तो घोड़े को अश्व कहा जाता है, अश्व, हय बोला जाता है और बाजी, अश्व, हय, बाजी। तो ये 2nd नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, सॉरी, अश्वा हो गया, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि घोड़ा को अश्व कहते हैं और बाकी सब में अश्वा है, इसलिए हमारा 1st ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, इसका तो नहीं भी पता होता तो भी लगा देते, क्योंकि अश्व का घोड़ा पता ही होता है सबको। आगे बढ़ते हैं। जंगल के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है हमको। तो जंगल को वन कहा जाता है, वन्य, और अरण्य आपने सुना होगा, और कानन कहा जाता है। तो 4th वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वन, अरण्य और कानन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन के लिए सही पर्यायवाची शब्दों के लिए
दिन के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो दिन को क्या बोलते हैं? दिवस बोलते हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा आ सकता है। दूसरा हम बोलेंगे दिन को हम बोलते हैं वासर, वासर मतलब दूसरा और तीसरा आ सकता है अपना। और तीसरा है अहन, अहन कहा जाता है दिन को। तो दिवस, वासर, अहन ये होंगे दिन के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है हमको। तो नदी को सरिता कहा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, सरिता कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है तरंगिनी कहा जाता है। तो तरंगिनी, तरगिनी, तरगिनी, तरंगिनी ये फोर्थ वाले ऑप्शन में है, तो इसलिए यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी को देखना नहीं है, अब तीसरे तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध के लिए सही पर्यायवाची बताना है हमको। दूध के लिए, तो दूध को दुग्ध बोला जाता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। शीर कहा जाता है, शीर, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। और गोरस कहा जाता है, ठीक है, शीर और गोरस, तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देवता के लिए सही पर्यायवाची बताना है हमको। तो देवता को सुर कहा जाता है, सुर कहा जाता है छोटे ऊ की मात्रा वाला, ठीक है। तो ये दो गलत हो गए, अमर भी गलत हो गया और बड़े ऊ की मात्रा वाला भी गलत हो गया। उसके बाद अजर कहा जाता है, तो सुर, अजर और देव, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आग के लिए सही पर्यायवाची बताना है। आग के लिए, आग को बोला जाता है अग्नि, तो ये हमारा फोर्थ गलत हो गया, अग्नि, ठीक है। इसके बाद अग्नि, अनल, अनल मतलब ये फर्स्ट वाला भी गलत हो गया क्योंकि अनिल लिखा हुआ है। और तीसरे पे पावक कहा जाता है इसको, अग्नि, अनल, पावक। तो आग का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि, अनल, पावक, ठीक है। सबको लिखते भी चलना है साथ में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनना है हमको। तो कामदेव को अनंग कहा जाता है, अनंग मतलब फोर्थ वाला गलत हो गया। मदन कहा जाता है, मदन, तो ये तो एक ही ऑप्शन में थर्ड वाले में, इसलिए थर्ड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची, पहाड़ के लिए तो पर्वत कहा जाता है, मतलब फोर्थ गलत हो गया, मतलब एक तो आप पहले से ही गलत कर सकते हो। अचल बोलते हैं पहाड़ को, अचल मतलब थर्ड वाला गलत हो गया। और इसके बाद गिरी कहा जाता है, गिरी कहा जाता है, गिरजा नहीं गिरी कहा जाता है, तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। घर के लिए सही पर्यायवाची सुनना है। घर के लिए तो घर को सदन कहा जाता है, मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। निकेतन कहा जाता है, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। उसके बाद गेह कहा जाता है, तो सदन, निकेतन, गेह, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्द करना है। अब बढ़ते आखिरी क्वेश्चन की तरफ। फूल के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो पुष्प, कुसुम और प्रसून, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, पुष्प, कुसुम और प्रसून, ठीक है। तो ये थे पर्यायवाची शब्द। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा संधि। संधि क्या होती है? देखो, संधि में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो संधि विच्छेद आपको करने को देगा, एक शब्द दिया रहेगा उसका संधि विच्छेद करना है। और दूसरा आपको संधि विच्छेद रहेगा, उसका शब्द बताने को रहेगा, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहले आराम से समझते हैं संधि होती क्या है। अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए आराम से समझना है आपको। पहली बात तो संधि पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए। देखिए, कॉपी पेन नहीं है आपके पास तो बिल्कुल आप कॉपी पेन ले लीजिए, रोकिए वीडियो को, अभी पॉज करिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। नियम होते हैं तो उनको सबको लिखना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छे से संधि समझ में आ जाएगी। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार की संधियाँ होती है, ठीक है। अब एक एक करके हम डिस्कस करने वाले। जैसे स्वर संधि को डिस्कस करते हैं। 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, ये 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती है। अब इनको डिस्कस करते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि को डिस्कस करते हैं हम। दीर्घ स्वर संधि में ये नियम होते हैं। पहला नियम पे बेस्ड हम देखते हैं। जब अ और अ मिलता है तो आ बनता है। जैसे मत, धन, अनुसार, मत के बाद अ आ रहा है और अनुसार अ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बड़ा आ जाएगा, तो मता अनुसार हो गया। वो समझ में आया? मत, धन, अनुसार, मता अनुसार हो गया। तो कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ पर अ और अ मिलकर आ बन गए हैं,
ठीक है। अगला है, यदि अ और आ मिलते हैं तो आ बनता है। जैसे भोजन, भोजन के बाद अ है यहाँ पर और ये आ से स्टार्ट हो रहा है तो भी ये क्या बनेगा, आ। तो भोजनालय, भोजन धनालय, भोजनालय। तीसरा है, आ जब अ से मिलेगा तब भी आ बनेगा, तो विद्या धन अर्थी। विद्या मतलब आ रहा है यहाँ पर और अर्थी स्टार्ट हो रहा है सिंपल अ से, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। विद्या आ है, आलय में भी आ है तो ये क्या बन जाएगा, आ ही बन जाएगा, तो विद्याधनालय, विद्यालय। समझ में आया। ये अ के नियम थे कि जब भी अ और आ और अ और अ से ही मिलेंगे तो आ ही बनेगा हमारा, आखिरी में क्या मिलेगा, आ मिलेगा अपने को। ठीक है। अगला है ई का नियम। तो छोटा ई और बड़ा ई, दो प्रकार के ई है हमारे पास। तो जब दो छोटे ई मिलेंगे तब भी बड़ा ई बनेगा, एक छोटा एक बड़ा ई मिलेगा तब भी बड़ा ई बनेगा, एक बड़ा ई एक छोटा ई मिलेगा तब भी बड़ा ई बनेगा, और दोनों बड़े ई मिलेंगे तब तो बड़ा ई बनना ही है। ठीक है। तो कवि, कवि में छोटा ई है, इंद्र में बड़ा ई है, तो ये बन जाएंगे कविंद्र। नदी धन ईश, बड़ा ई और बड़ा ई मिला तो बड़ा ई ही रहेगा, तो नदीश। समझ में आ गया। ऊ भी दो प्रकार के, छोटा ऊ बड़ा ऊ, किसी का भी मेल हो बड़ा ऊ ही बनना है। सब बड़े मतलब दीर्घ होता है, तो दीर्घ स्वर संधि मतलब छोटे मिले चाहे बड़े मिले दीर्घ ही आपका मिलने के बाद बनेगा। ठीक है। यहाँ पर आ बनता है, यहाँ ई बनेगा, यहाँ पर ऊ बनेगा। जैसे विष्णु धन उदय, विष्णु उदय, देखो विष्णु में ये छोटा ऊ है, छोटी की मात्रा है तो ये छोटा ऊ है, उदय में भी, लेकिन दोनों मिले तो ये बड़ा ऊ बन गया, बड़ी की मात्रा लगी है ना तो बड़ा ऊ बन जाता है वो। तो ये दीर्घ स्वर संधि था अपना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि दूसरे प्रकार की गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि में जब अ या आ, ई और ई से मिलता है तो ए बनता है। मतलब इसमें तीन प्रकार के रिजल्ट हमारे पास आएंगे, ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। तो अ और आ, ई और ई से मिले, जैसे नर धन इंद्र, तो नर में अ है, अ और इंद्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसलिए नरेंद्र हो गया ये। नर धन इंद्र नरेंद्र। उसी प्रकार महाधन ईश महेश हो गया। अब अ आ उ से मिले तो ओ बनता है। जैसे वीर धन उचित तो वीरोचित हो गया। महाधन उदय महोदय हो गया। समझ में आ रहा है। अ और आ जब री से मिलता है तो अर की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे देव धन ऋषि, री से स्टार्ट हो रहा है इधर वाला, है ना, और यहाँ वाला अ और महा में आ है, तो अ री से मिलेगा तो देवर्षि मिलेगा। अर आया बीच में, देवर्षि बोल के देखो, देवर्षि। महाधन ऋषि महर्षि। समझ में आया। तो ये हो गई हमारी गुण स्वर संधि हो गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हम। अगली संधि हमारी वृद्धि स्वर संधि, जिसमें अ आ ए से मिलेगा तो ए मिलेगा और औ मिलेगा। समझ में आया। इसमें और इसमें अंतर है, देखो इसमें सिंपल ए है और इसमें मात्रा वाला ए है ना, और ओ उधर सिंपल वाला था, यहाँ पर औ है। ठीक है। तो जब एक धन एक तो ये क्या हो जाएगा, एक एक, एक धन एक, एक एक हो जाएगा। सदा धन एव तो ये क्या हो जाएगा, सदैव। सदा में आ है और ये ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए देव आ जाएगा यहाँ पर, सदैव। महा आ है और ये ओ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए महोज हो जाएगा, ये महाधन ओज महोज। ठीक है। ये वृद्धि स्वर संधि था। आगे बढ़ते हमारी अगली संधि की तरफ, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में य आता है, यण य। ठीक है। य से स्टार्ट होगा, मतलब दो स्वरों के मिलने के बाद जो नया बनेगा वो य के रूप में बनेगा। जैसे ई और अ जुड़ेगा तो य बनेगा। यदि, यदि में ई है और अ से जुड़ रहा है अपी से तो यद्यपि हो जाएगा वो। ठीक है। अति, अति में ई है और आवश्यक आ से स्टार्ट हो रहा है तो ये अत्यावश्यक हो जाएगा, मतलब या बन जाएगा ये अत्यावश्यक। ठीक है। और ये त जो छोटी की मात्रा था वो त आधा बन जाएगा। समझ में आया। नी धन ऊन, नी मतलब ई, धन ऊन में ऊ से स्टार्ट हो रहा है तो वो यू बन जाएगा, यू। तो इसलिए यहाँ पर नी धन ऊन तो ये क्या हो गया, न्यून हो गया ये। ठीक है। सु धन अच्छ, सु में ऊ से स्टार्ट हो रहा है और अच्छ अ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वो स्वच्छ हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर, तो स्वच्छ हो गया, है ना, स्वच्छ। और ये सु जो छोटी की मात्रा है वो कैसा हो जाएगा, आधा बन जाएगा। ऊ और ए मिलके वे बनाएंगे। जैसे अनु धन
एषण। अब अणु, ई अणु में ऊ आया और ए उधर से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा वेषण। लेकिन अणु में छोटी की मात्रा है इसलिए ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, अनुवेशन। ठीक है। वधु आगमन तो ये क्या हो जाएगा वधवागमन। वधु आगमन क्या हो जाएगा वधवागमन। ये सब लिख लेना है आपने, है ना। अति धन अधिक तो ये क्या हो जाएगा अत्यधिक। अति धन अधिक तो ये क्या हो जाएगा अत्यधिक। समझ में आया। अब आगे अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं। अयादी संधि। अयादी स्वर संधि है, स्वर संधि का 5वें प्रकार है। जब ए औ के आगे कोई स्वर आ जाए तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, जैसे ए और अ मिलते तो अ का उच्चारण होता है। नय धन अन तो ये क्या हो जाएगा नयन। नय धन अन तो क्या हो जाएगा नयन। ए धन अ मिलेगा तो आय का उच्चारण होगा। जैसे गए धन अक गायक, गए धन अक गायक। ओ धन ई अवि, ओ धन ई जब मिलेंगे तो अवि का उच्चारण होगा। जैसे पो धन इत्र पवित्र, पो धन इत्र पवित्र। ये अयादी संधि थी हमारी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली संधि व्यंजन संधि की तरफ। इंपॉर्टेंट संधि है ये। व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए उससे जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसको बोलेंगे हम व्यंजन संधि। जैसे वाक धन ईश वागीश, ये डायरेक्ट भी आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए इसको याद रखना। वाक धन ईश, ये क किस में बदल गया ग में बदल गया, तो वाक धन ईश वागीश, ये कौन सी संधि हो गई व्यंजन संधि। दिक धन अंत तो ये हो जाएगा दिगंत। दिक धन अंत ये क्या हो जाएगा दिगंत हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो अपन नियम याद रखना है आपको। त संबंधी नियम, सब नियम लिख लेना है। त संबंधी नियम, तो पहला नियम है इंपॉर्टेंट नियम कि जब त के बाद च या छ आए तो वो च हो जाएगा। च आए या छ आए तो वो क्या हो जाएगा च हो जाएगा। जैसे उत, उत आया, यहाँ पर त मिल गया। इसके बाद देखो यहाँ पर च से स्टार्ट हो रहा है तो त के बाद च वाला नियम यहाँ लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा च हो जाएगा। और ये त जो होता है ना वही हमारा च हो जाएगा। लेकिन वो अब यहाँ पर हलंत यदि लगा हुआ है तो इसलिए वो आधे बन जाते। तो उत धन चारण तो ये क्या हो जाएगा उच्चारण। जगत झन छाया, अब त के बाद छ आया तो वो क्या बन जाएगा च बन जाएगा। और हलंत लगा इसलिए च आधा रहेगा। ठीक है। जगत झन छाया, जगत छाया। सत धन चित्त, तो त के बाद च आया तो आधा हो जाएगा, हलंत लगा इसलिए, तो ये हो जाएगा सच्चित। समझ में आया। बड़े आगे त के बाद च और छ आए तो च हो जाता है, ये हमने नियम पढ़ लिया है। उच्चारण है ना। अगला है त के बाद यदि ज और झ आए तो वो ज हो जाता है। ज आए या झ आए तो क्या हो जाएगा ज हो जाएगा। जैसे सत धन जन तो सज्जन, ये त हलंत लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा ज आधा सज्जन। ट धन ट आए तो वो ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे वृहत धन टीका तो ये वह टीका, हलंत लगा है इसलिए आधा हो जाएगा वह टीका हो जाएगा वो। ठीक है। त के बाद ड आए तो ड बन जाएगा। तो उत धन डयन तो ये क्या हो जाएगा उड्डयन, आधा हो गया ना क्योंकि त में हलंत लगा हुआ है। त धन ल तो ल बन जाएगा। उत धन लास उल्लास। ठीक है। स्पेशल है त के बाद यदि श आए तो ये जो त है पहले वाला वो च बन जाएगा और ये जो श है वो छ बन जाएगा। ठीक है ना। त के बाद यदि श शक्कर का आए तो त जो है वो च बन जाएगा और जो श शक्कर का है वो छ बन जाएगा छतरी का। ठीक है। जैसे उत धन श्वास, उत धन श्वास तो त के बाद श आया तो जो त रहेगा वो च हो जाएगा और जो स्व रहेगा वो छ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। क्या हो जाएगा उच्छ्वास। समझ में आया। इंपॉर्टेंट है ये। आधे वाले जहां पर दिखे आपको आधे वाले, इसका मतलब त के बाद कुछ लगा हुआ है। समझ में आया। त के बाद कुछ ना कुछ लगा हुआ है, उसको देख लेना क्योंकि इसका संधि विच्छेद करने को भी आता है। सज्जन आ जाएगा बोलेगा संधि विच्छेद करो इसका, तो ज आधा दिखाना आपको। आधे वाले जब भी दिखेंगे तो मतलब वो त वाले नियम से हो रहे हैं वो। ठीक है ना। त वाले नियम से हो रहे हैं वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। न संबंधी नियम इंपॉर्टेंट है ये भी। न संबंधी नियम आपको याद रखना है कि जब भी री र या श षटकोण का, री ऋषि का, र या श के बाद में न आ जाए तो वो न हो जाता है।
ठीक है ना, न हो जाता है वो, री र श के बाद में न आए तो वो न हो जाता है। जैसे परिधन नाम तो परिणाम, परिधन नाम, अब री आया ना यहाँ पर, इसके बाद में क्या आया, न आया, तो इसलिए ये न जो है वो न हो जाएगा, कहीं पर भी हो न तो वो न हो जाएगा। ठीक है, प्र में र आया और वो आगे क्या है, देखो इसके बाद में कभी भी न आ रहा है ना, तो जहाँ भी न आएगा वो किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। भूष षटकोण का आया, उसके बाद में देखो ये इधर आ रहा है न, तो इसलिए वो न क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन तीनों के बाद में कभी भी न आए तो वो जो न लिखा हुआ है वो न में बदल जाता है। ये न संबंधी नियम था। अब म संबंधी नियम पढ़ेंगे। तो सम धन कलन, तो संकलन, ये बिंदु लग गई ना ऊपर, ठीक है, तो जब भी बिंदु लगे तो मतलब समझ जाना कि म संबंधी नियम से हो रहा है वो। ठीक है, दो बातें समझ गए, जब भी आधा दिखे तो त संबंधी नियम है, जब भी बिंदु दिखे तो म संबंधी नियम है, और जब भी न वाला दिखे तो समझ जाना कि वो न संबंधी नियम है। ठीक है, मतलब वो जो न लिखा उसको न कर देना सिंपल सा, अगर उनने संधि विच्छेद करने को बोला तो। ठीक है, समधन कलन संकलन, समधन गति संगति, समधन विधान संविधान, समधन विधान संविधान। अब छ संबंधी नियम, आखिरी नियम है ये, इसको देख लो। यदि छ से पहले कोई स्वर हो तो छ से पहले च हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते, स्वधन छंद, स्वधन छंद, अब छ से पहले क्या है, स्वर मिला अपने को स्व, तो जो छ है उसके पहले क्या हो जाएगा, च आ जाएगा। तो स्वच्छंद, बीच में देखो च आ गया ना, स्वच्छंद। परिधन छेद, तो परिच्छेद, मतलब सिंपल सा नियम है कि जब भी आपको छ दिखे, जब भी आपको छ दिखे तो उसके आगे च आधा लगा देना। ठीक है, छ दिखे तो च आधा लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा छ संबंधी नियम। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली संधि की तरफ, जो कि विसर्ग संधि। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि विसर्ग का जो है वो ओ हो जाता है, विसर्ग क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल तो मनोनुकूल, मनोनुकूल। तपः धन बल तपोबल, तपः धन बल तपोबल। देखा विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया ना दोनों एग्जाम्पल में, तो ये हो गया विसर्ग संधि हमारा। जब भी विसर्ग लगा हुआ मिले तो वो विसर्ग संधि होगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखना कितने सिंपल लगेंगे आपको। जैसे संशय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, तो मैंने बताया था जब भी ये बिंदु ऊपर आए तो मतलब म संबंधी नियम से होगा। ठीक है ना, और पीछे वाला तो वैसे ही रहता है, तो सय तो वैसे ही रहेगा। अब ये दो में से कौन सा आएगा, तो देखो जब भी तो म संबंधी नियम में हलंत लगा होता है ना, तो ये तीसरा वाला हमारा करेक्ट आएगा, समधनशय, संशय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवाद, समधनवाद, सिंपल सा है, आप बहुत फटाफट कर लोगे आप इसको, समधनवाद संवाद। आगे बढ़ते, सम्मान है हमारा अगला क्वेश्चन, तो सम्मान का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, तो समधनमान, ये हमारा होगा सम्मान, क्योंकि बाकी के तो जम ही नहीं रहे। समधनमन, समधनमान, सम्माधनन, ऐसा कहीं होता है क्या, समधनमान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। उल्लास के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उल्लास ल आधा आया, और ल आधा वाले क्या पिक्चर रहती है, त आता है, त के नियम में। ठीक है ना, तो लास तो पीछे वाला वैसे ही रहेगा, और आगे क्या आ जाएगा, उत धन लास, उल्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हम। संविधान में बिंदु आई ऊपर, मतलब समधन विधान, तो संविधान। ठीक है, आगे बढ़ते हम। संरक्षण, फिर से बिंदु आ गई तो समधन रक्षण, संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। संधि विच्छेद के लिए सही संधि को विच्छेद को चुनिए। अब यहाँ पर देखो च आधा आया, च आधा आया, और ये किस नियम से पढ़ा था हमने, छ के नियम से पढ़ा था, है ना, कि जब भी छ के आगे कोई भी स्वर आ जाता है तो वो उसके आगे च लग जाता है, तो आपको संधि विच्छेद करते टाइम वो च को हटा देना है। संधि धन छेद, अब संधि धन छेद किस में है, ये थर्ड वाले में दिख रहा है आपको, ये वाले में। ठीक है, संधि धन छेद, संधि छेद। ठीक है, बड़े आगे। अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक हो जाएगा, त संबंधी नियम आधा आया, देखो अति धन अधिक, अत्यधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संलग्न के लिए ऊपर बिंदु आई संलग्न, तो सम धन लग्न, ये फोर्थ वाला सही रहेगा, सम धन लग्न, संलग्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंकर के लिए फिर से बिंदु आई किंकर में, ठीक है, तो यहाँ पर भी म वाला नियम आएगा, तो किम धन कर, किम कर, ये डी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना भैया, है ना।
आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। संकल्प के लिए सही विक्षेप, तो बिंदु आई ऊपर, मतलब म वाला नियम है, तो समधनकल्प संकल्प पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिणाम के लिए सही संधि विक्षेप, तो अब ये यहाँ पर न आया और न को क्या बनाना है, न बनाना है, सिंपल वाला न बनाना है, तो परिणाम परिणाम। ठीक है, आगे बढ़े। प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद, तो न आया है, न को क्या बनाना है, सिंपल न बनाना है, तो प्रधनमान प्रमाण जो रहेगा वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते। संसार के लिए ऊपर बिंदु आई, ऊपर बिंदु मतलब म संबंधी नियम, तो सम धनसार संसार हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। संचय के लिए सही संधि विच्छेद, ऊपर बिंदु आई, सम धनचय संचय, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, म संबंधी नियम था ये। ठीक है, आगे बढ़ते। अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद, अब देखो च आधा आया, च आधा मतलब छ संबंधी नियम, छः से संबंधित नियम है वो, छः से संबंधित नियम। ठीक है, तो क्या करना है, च को हटा दो बस, अनुधनछेद अनुधनछेद, ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारी संधि थी। उम्मीद करता हूँ कि संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार देखो, बिल्कुल कुछ और है ही नहीं इसमें, सारे नियम मैंने आपको बता दिया हूँ। कुछ और नियम बचे तो वो आने वाले वीडियो में हम लेके आ जाएंगे, उसको पूरी संधि का अलग से वीडियो ले आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है संधि हमारे लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है शुद्ध रूप। अब आपको शब्दों के शुद्ध रूप बताना है कि वो वाकई में दिखते कैसे हैं। ठीक है, अशुद्ध रूप दिया रहेगा, शुद्ध रूप आपको बताना है। कभी कभी शुद्ध ही रूप दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध रूप बताइए, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है आपको। माननीय का शुद्ध रूप बताना है, तो माननीय इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये तो कोई भी बता सकता है, माननीय इसका शुद्ध रूप रहेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार का शुद्ध रूप, देखो इसको लिखना, एक बार लिख भी लेना इसको। श्रृंगार का शुद्ध रूप ये पहला वाला आएगा, ठीक है ना, ऐसा वाला श्र, और ये यहाँ पर आएगा श्रृंगार। ठीक है, ऐसा लिख के देख लेना एक बार, तो ये हमारा करेक्ट शुद्ध रूप होता है श्रृंगार का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यथार्थता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। यथार्थता का शुद्ध रूप क्या होगा, तो यथार्थ होगा यथार्थता का शुद्ध रूप, मतलब यथार्थता नहीं बोलते उसको, यथार्थ बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ममधुर्यता का सही शुद्ध रूप बताना है, तो माधुर्य होगा इसका। ठीक है, क्या होगा, माधुर्य, ये कोई शब्द नहीं होता, माधुर्य होता है वो। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। महानता का शुद्ध रूप बताना है, तो महानता का शुद्ध रूप होता है महत्ता, महत्ता बोला जाता है, महानता मतलब महत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते। शताब्दी, तो देखो शताब्दी यहाँ पर शुद्ध रूप बताना है, तो सरोते का नहीं आएगा, श आएगा शक्कर का, तो शताब्दी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकस्मात का शुद्ध रूप, ये शुद्ध होता यदि यहाँ पर त में हलंत लगता, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप, तो मंत्रिमंडल में यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है, तो पहला वाला सही होगा, छोटी की मात्रा वाला मंत्रिमंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्राप का शुद्ध रूप क्या होगा, तो वो श्राप नहीं होता, वो साप होता है, शाप, शाप होगा, तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुनिगण का शुद्ध रूप, तो मुनिगण नहीं होता, वो मुनिगण होता है, मुनिगण मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मुनिगण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याक्षणी का शुद्ध रूप, तो वो याक्षणी नहीं होता, वो यक्षणी होता है, यक्षिणी मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, याक्षणी नहीं होगा, यक्षिणी होगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथावत का शुद्ध रूप बताना है, यथावत का, तो यथावत ये शुद्ध होता यदि त पे हलंत लखा होता, तो त पे हलंत वाला कौन से, दो है, लेकिन ये यथावत हो गया, तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा यथावत। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्षण, लक्षण का शुद्ध रूप बताना है हमें, तो लक्षण का शुद्ध रूप होता है लक्षण, लक्षण मतलब फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट होगा, लक्षण नहीं होता, वो लक्षण होता है। ठीक है, च आधा भी उसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। स्रोत का शुद्ध रूप बताना है, स्रोत का, तो स्रोत का शुद्ध रूप हो जाएगा स्त्रोत, ये सेकंड वाला हमारा करेक्ट है ना, थर्ड वाला नहीं करना, सेकंड वाला स्त्रोत। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोकामना का शुद्ध रूप हमें बताना है, तो मनोकामना नहीं होती है, वो मनः कामना होती है, फर्स्ट वाला जो है उसमें विसर्ग भी आता है, मनः कामना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
निरोग का शुद्ध रूप, तो निरोग में छोटी की मात्रा नहीं आती, ये बड़ी की मात्रा आती है, निरोग होता है वो। ठीक है, तो ये थे हमारे शुद्ध रूप जो कि बेसिक लेवल के हैं, और यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आगे के वीडियो में और शुद्ध रूप देखेंगे हम, पूरा जितना व्यापम में पूछा गया है ना वो सब हम करने वाले अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में हम पूरा की पूरे व्यापम के हिंदी को पूरा घोट के पी जाने वाले हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द पहले जुड़ते हैं और शब्दों के अर्थ में विशेषता लाते हैं उनको बोलेंगे उपसर्ग, और जो शब्द बाद में जुड़ेंगे और शब्दों के अर्थ में विशेषता लाएंगे उनको बोलेंगे प्रत्यय। जैसे उपसर्ग का एग्जाम्पल देखो, अत्यंत, तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो अति इसमें उपसर्ग होगा, अति प्लस अंत इसका विच्छेद बनेगा, तो अति हमारा करेक्ट आंसर रहेगा उपसर्ग पूछेगा तो। और प्रत्यय यदि पूछा समझदारी में प्रत्यय, तो ये समझदारी जो है ना ये दो प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, दार भी इसमें प्रत्यय है और इसमें ई भी प्रत्यय है, तो इसमें दो प्रत्यय होंगे। तो प्रत्यय जो पीछे जुड़ेंगे और अर्थों में विशेषता लाएंगे उनको बोलेंगे प्रत्यय, और जो आगे जुड़ेंगे उनको क्या बोलेंगे, उपसर्ग। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, देखना बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इसमें अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस ये आगे पीछे वाला फंडा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। अन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है निम्न में से, अन प्रत्यय से, तो पीछे देखो अन किस में आ रहा है, प्रत्यय पूछा है क्योंकि, तो रहन, रह धन अन। ठीक है, तो रहन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंत प्रत्यय से, अब देखो पीछे अंत किस में आ रहा है, तो अंत में आ रहा है क्या, अंत रंग में आ रहा है क्या, अंतिम में आ रहा है कि रटंत में आ रहा है, तो रटंत में ही आ रहा है। ठीक है, बड़े आगे। आओ प्रत्यय से बना शब्द, तो आखिरी में वह किस में है, तो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन पढ़ाओ, पढ़ धन आओ, ये हमारा करेक्ट होगा क्योंकि आओ ना ताओ में थोड़ा बनेगा, पढ़ धन आओ, पढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप प्रत्यय, देखो प खाली पीछे किस में है, तो मिलाप में भी और आप में भी, तो आप प्रत्यय से बना शब्द आप तो होगा नहीं, इसलिए मिलाप, मिल धन आप, मिलाप। ठीक है, आगे बढ़ते। आवट, तो वट किसके पीछे लगा हुआ है, केवल एक के ही, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, मिलावट। आवट प्रत्यय से बना शब्द मिलावट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होगा, तो देखो ई किस में है, ई केवल एक ही में है, पढ़ाई में, तो इसलिए पढ़ाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईया प्रत्यय से बना शब्द, तो या है क्या किसी में, हाँ बिल्कुल, थर्ड वाले में है खटिया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, आन प्रत्यय, तो न होना चाहिए बाद में, तो दो में है, आन बान तो एक हमारा शब्द ही है पूरा, तो उड़ान, उड़धन आन, ये इसमें बिल्कुल आन प्रत्यय से बना ये शब्द है। ठीक है, अब करते हैं उपसर्ग। आ उपसर्ग से बना शब्द बताना है, तो आ, पहले आ किस में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, आभरण में। ठीक है, तो आ उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा, आभरण। आगे बढ़ते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा, तो छोटा नी है, तो छोटा नी किस में दिख रहा है, फोर्थ वाले में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रति में, तो प्रति किस में दिख रहा है आपको, प्रति फोर्थ में ही दिख रहा है, तो प्रति हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रतिवाद। अगला क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से बना शब्द, फिर देखा हमने तो फोर्थ वाले में हमको दिखा प्रतिघात, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रति उपसर्ग से बना शब्द फिर से, तो प्रीति है, प्राति है, प्रीति है, प्रति है। ठीक है, फोर्थ वाला ही हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अभि उपसर्ग से बना शब्द, तो अभी किस में दिख रहा है आपको, केवल एक में, फर्स्ट वाले में, अभिमुख, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वी उपसर्ग से बना शब्द, तो वी किस में दिख रहा है, स्टार्टिंग में, केवल फर्स्ट वाले में, तो विराम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूर उपसर्ग से बना शब्द, दूर किस में दिख रहा है, तो देखो दूर तो पहले वाले में भी है और इधर भी है ना, यही वाला दूर चाहिए अपने को, तो ये वाला जो इसमें दोनों में से कौन सा रहेगा, तो ये र हलंत वाला है, तो ये पूरा र थोड़ी ना बन जाएगा, तो इसलिए हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दुर्भाव। ठीक है ना, र वो भ में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द, तो छोटा नी किस में है, फर्स्ट वाले में ही, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सु उपसर्ग से बना शब्द, सु छोटी वाली मात्रा का है और छोटी वाली मात्रा का कौन सा शब्द है, सुराज है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अधि उपसर्ग से बना शब्द, अधि किस में दिख रहा है आपको, तो अधिवर्ष में दिख रहा है अधि, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नी उपसर्ग से बना शब्द, छोटा नी दो चीज में दिख रहा है, निर्वाण में भी दिख रहा है, निवारण में भी दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निवारण, नीव धन वारण। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अ उपसर्ग से बना शब्द, अ किस में दिख रहा है,
पहले वाले में अवनति में दिख रहा है अव, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी उपसर्ग से बना शब्द, तो अभी ये हमारा थर्ड में दिख रहा है, तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, अभिराम। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सु उपसर्ग से बना शब्द, सु में छोटी की मात्रा वाला शब्द दिख रहा है, पहला वाला सुफल, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय थे। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आपके। स्टार्टिंग में लगे तो उपसर्ग, बाद में लगे तो प्रत्यय। ठीक है, अब बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ हमारे। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्यों के अंश होते हैं मुहावरे। और मुहावरों का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता, इनका विशिष्ट अर्थ लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी समय से चले आ रहे हैं और इनका एक विशेष ही रूप ले लिया इनने, तो इनको क्या बोलते हैं? मुहावरे बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल से ही हम देखते जाएंगे इसको। आगे है हमारा एग्जाम्पल, अंधे को दो आंख मिलना। अंधे को दो आंख मिलना, इसका अर्थ क्या है? तो क्या योग्यता न होने पर भी सफल होना ये है क्या अंधे को दो आंख मिलना? नहीं, अंधे की कामना होती है कि उसको आंखें मिल जाए, है ना, तो मतलब मनोकामना पूर्ण होना। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, मनोकामना पूर्ण होना। उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई ना। अंधा क्या चाहता है? देखना चाहता है, आंखें मिल गई तो देखने लगा, मतलब मनोकामना पूर्ण हो गई। आगे बढ़ते हैं। अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख बोलते हैं ना अपन, ये तो यूज भी करते होंगे हमारी डेली लाइफ में कि बड़ा अक्ल का दुश्मन है यार वो, मतलब मूर्ख है वो। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये लाइन पढ़ने से समझ में आ रहा है कि अंधे के हाथ ऐसा कुछ लग गया है जो उसके पास नहीं होना चाहिए था, मतलब योग्यता ना होने पर भी सफल होना। योग्यता ना होने पर भी सफल होना, ये अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंधा बनना, इसका क्या मतलब है? कि जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, ये होता है अंधा बनने का मतलब। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगूठा छाप। अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ, तो उसका अर्थ आपको पता ही होगा, निरक्षर होता है अंगूठे छाप का मतलब। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगूर खट्टे होना, इसका मतलब क्या होगा? क्या मृत्यु आना होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई वस्तु ना मिलने पर दोष निकालना, ये हो सकता है। एक ही स्थान पर पड़े रहना, अंगूर खट्टे होना, ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा। देने से साफ मना कर देना, ये भी नहीं मिल रहा, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, ये होता है अंगूर खट्टे होने मुहावरे का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल है, उस पर पत्थर पड़ गई, मतलब अक्ल जो है वो नष्ट हो गई। पत्थर पड़ेगी तो नष्ट हो जाएगी ना, तो बुद्धि का नष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि का नष्ट होना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंधेर मचना मतलब हुआ कि कुव्यवस्था होना। व्यवस्था ही नहीं है, कुव्यवस्था है, तो बोलते हैं ना कि अंधेर मची हुई है वहां, तो भैया अंधेर मची हुई है मतलब कुव्यवस्था होना। ठीक है, ये थे 8 क्वेश्चन जेल पेरी में आए हुए। 8 ही क्वेश्चन थे, 8 पेपर हुए थे, हर पेपर में एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने 8 ही क्वेश्चन लिया हूं। आगे के वीडियो में आपको लेवल भी अप मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि ये वीडियो पे लाइक कैसे आए हैं, कमेंट कैसे आए हैं, उस आधार पे अगला वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि इसी प्रकार के अगले वीडियो भी आपको देखना है तो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि वो वीडियो जब डलाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं हम। तो ये हमारा अगला टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है, एक वाक्य में उत्तर दो। इसमें आपको पढ़ना है क्वेश्चन को और उसका एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, जैसे साग सब्जी खाने वाला, तो इसका एक वाक्य में उत्तर क्या होता है? शाकाहारी। जो सिर्फ साग सब्जी खाए उसको क्या बोलेंगे हम? शाकाहारी बोलेंगे। 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को वीर प्रसू कहा जाता है, वीर प्रसू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्याय शास्त्र का ज्ञाता क्या कहलाता है? तो न्याय शब्द का ज्ञाता, इसको न्यायिक कहते हैं हम, न्यायिक कहते हैं उसको, न्याय शास्त्र के ज्ञाता को। अगला क्वेश्चन है, जिसका आकार ना हो, जिसका आकार ना हो वो निराकार कहा जाएगा। 4th वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम से संबंध रखने वाला, तो पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य होता है। 1st वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पाश्चात्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है? मुमुक्षु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देर लगाकर काम करने वाला, तो देर लगाकर काम करने वाला ये दीर्घ सूत्री होता है, दीर्घ सूत्री, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 2nd वाला, दीर्घ सूत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
जिसे इस बात का ज्ञान ना रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, तो उसको बोलेंगे हम किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़, ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किम कर्तव्य विमूढ़। अगला क्वेश्चन है थोड़ा जानने वाला, तो थोड़ा जानने वाला इसको हम कहते हैं अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेतन के बिना काम करने वाला, तो वेतन के बिना काम करने वाला होता है अवेतनिक। वेतन के बिना काम करने वाला कौन होता है? अवेतनिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबको एक साथ देखने वाला, तो सबको एक साथ देखने वाला होता है समदर्शी। समदर्शी होता है सबको एक साथ देखने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो होगा सुपाठ्य। क्या होगा? सुपाठ्य होगा, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो पहले से हो चुका हो, तो जो पहले से हो चुका हो उसको बोलते हैं हम भूतपूर्व। जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान, जो आने वाला है उसको बोलेंगे भविष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बाद में अधिकारी बने, तो जो बाद में अधिकारी बने तो वो होगा उत्तराधिकारी। लेकिन ऑप्शन ध्यान से लगाना, क्योंकि उत्तराधिकारी, 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 तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसने ऋण उतार दिया हो, तो जो ऋण उतार देता है उसको बोलते हैं उऋण। क्या बोलते हैं? उऋण बोलते हैं जिसने ऋण उतार दिया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी उससे। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ईश्वर को ना माने, तो जो ईश्वर को नहीं माने वो होता है नास्तिक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए लाभदायक रहा कि नहीं रहा ये हमारा सेशन। इतनी देर तक मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।